प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए भाग 14 आरंभ करते हैं। भाग 13 में आपने सुना रानी को जो झांसी छोड़ने पर विवश होना पड़ा, वो झांसी छोड़कर कुछ सैनिकों के साथ कालपी पहुंच गई। अब आगे। रानी ने कालपी में दूसरे ही दिन पेशवा की सेना को व्यवस्थित करने की योजनाएं बनानी आरंभ कर दी। कुछ कार्यान्वित हुई, अनेक पेशवा की ढील से यूं ही पड़ी रही। कालपी की सेना का शिथिल संगठन देखकर रानी का जी बड़ा दुख जाता था। राव साहब और उनकी सेना पर भंग का रंग छाया हुआ था। इस सेना में बहुत से चोर और डाकू भी भर्ती हो गए थे। नायकों का यह हाल था कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। रोज ने कालपी पर चढ़ाई कर दी। कोंच में युद्ध हुआ, पेशवा की सेना हारी। फिर कालपी में युद्ध हुआ। रानी ने जिस प्रकार सैन्य संचालन और मोर्चे बांधने की बात कही थी, वह नहीं चल पाई। कालपी की लड़ाई में रानी के पास 250 लाल कुर्ती सवार थे। रानी ने अपने शौर्य, चातुर्य और सवारों के संचालन से रोज के कई मोर्चों को कपा दिया, परंतु प्रधान सेनापतित्व राव साहब के हाथ में था, इसलिए विद्रोही इस युद्ध में भी हार गए। बहुत सी युद्ध सामग्री कालपी में ही छोड़कर उनको ग्वालियर की दिशा में भागना पड़ा। भागकर गोपालपुरा में दम लिया। राव साहब के पास रईस और सरदार तो काफ़ी हो गए थे, परंतु सेना बहुत कम थी। तोपें नहीं थी, सामान नहीं बचा था और व्यवस्था तो कभी भी न थी। दिन भर लू चली, रात को भी काफ़ी गर्म हवा चल रही थी। तारे धूल की पतली चादर में ढके हुए थे। गोपालपुरा के एक बगीचे में राव साहब, तात्या, बांदा के नवाब इत्यादि आगे की योजना के आकार प्रकार बना बिगाड़ रहे थे। रात अंधेरी थी, पास में कोई उजाला भी न था, इसलिए किसके चेहरे पर क्या गुजर रही थी कोई नहीं देख पा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने शिविर में थी, उस दरबार में नहीं गई थी। रात भर वाद विवाद जारी रहा, परंतु ये लोग किसी भी निश्चय पर न पहुंच सके। प्रातःकाल के उपरांत तात्या रानी को लिवा लाया। तात्या ने उनको रात के अधिवेशन का संक्षिप्त में वृतांत सुना दिया था। लोग भंग पीकर निवृत्त हो गए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि वे आ गई। लोग उनका अदब करते थे, इसलिए हुक्के हटा दिए गए। पेशवाई सेना की अधोगति का उनको पता था, फिर भी उन्होंने अपने क्षोभ को दबाकर परिस्थिति को भली भांति समझने के लिए प्रश्न किए। जो उत्तर मिले उनका निचोड़ वही था जो रात की बैठक में बांदा के नवाब ने बताया था। हम लोग पिंजड़े में फंस गए हैं। रानी ने कहा, अब तक हम लोग जहाँ तहाँ अंग्रेजों से जमकर लड़ पाए, वहाँ किलों का आश्रय लेकर। फिर किसी मजबूत किले को हाथ में करना चाहिए, तोपें सहज ही ढल जाएंगी, काम चालू हो जाएगा। राव साहब, परंतु झांसी और कालपी के किले तो फिर नहीं मिल सकते, कम से कम अभी हाथ नहीं आ सकते। रानी, इनको कुछ दिनों के लिए विचार से अलग कर रखिए। तात्या, नरवर का किला बहुत अच्छा है, निकट ही सिंध नदी है, आसपास पहाड़ और जंगल भी है। नवाब, करेरा का किला भी अच्छा है। रानी, नहीं। राव साहब, तब फिर कौन सा किला? रानी, ग्वालियर का, वही यहाँ से अत्यंत निकट है। राव साहब, ग्वालियर का किला? नवाब, ग्वालियर का? रानी, हाँ, ग्वालियर का। ग्वालियर की वस्तुस्थिति का पुनः अनुसंधान करके तुरंत ग्वालियर पर आक्रमण कर देना चाहिए। राजा और वहाँ के 2-3 सरदार अंग्रेज कंपनी के पक्षपाती हैं, परंतु सेना और जनता नहीं। सेना यदि हमारा पक्ष प्रबलता के साथ ना भी पकड़ेगी तो ढुलमुल अवश्य रहेगी। ग्वालियर में बनी बनाई सजी सजाई बढ़िया तोपें, गोले गोली, सैकड़ों मन बारूद और अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री तथा अटूट कोष है। नवाब, लेकिन? राव साहब, हाँ, परंतु? रानी, किंतु परंतु कुछ नहीं। बिना किले के कोई भी प्रयास आत्मवध के समान होगा, और सिवाय ग्वालियर के किले के हमारे लिए सब किले स्वप्न हैं। राव साहब, बात तो ठीक कर रही हैं भाई साहब, आप भी सोचिए। नवाब साहब, क्यों तात्या? नवाब, मैं रानी साहब की राय मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ग्वालियर की सेना या कुछ सरदारों को चढ़ाई के पहले ही मिला लेना चाहिए। तात्या, वहाँ का हाल मुझको मालूम है। माहूकर, बलवंत राव और दिनकर राव दीवान के सिवाय और सब सरदार स्वराज स्थापना के पक्ष में हैं। सेना का काफ़ी अंश हमारा साथ देगा। रानी, एक बार फिर जाओ और पूरा पता लगाकर शीघ्र आओ। राव साहब, शीघ्रता के लिए तो तात्या शेरों के शेर हैं। आज्ञा पाकर तात्या तुरंत ग्वालियर की ओर रवाना हुआ। ग्वालियर स्थित अंग्रेजी सेना में विद्रोह फैल चुका था। तात्या को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा।
उसके लौटने पर राव साहब का दल ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर की सेना इस दल से आ मिली। ग्वालियर नरेश की छोटी सी सेना लड़ी और हार गई। राजा को अपने 2-1 सरदारों के साथ अंग्रेजों के पास आगरा भाग जाना पड़ा। ग्वालियर पर पेशवा का अधिकार हो गया। राव साहब ने 3 जून को एक विशाल दरबार किया। पेशवाई का राज तिलक करवाया। उत्सवों का प्रभास आ गया। भंग, बूटी, लड्डू, मिठाई, श्रीखंड इत्यादि की मनोवर्षा उठी। आनंद के इस तूफान में यदि कोई नहीं पड़ा तो लक्ष्मीबाई और उनके 5 नायक, उनकी लाल कुर्ती सेना अवश्य इनाम की भागी बनी। ग्वालियर का गायन वादन शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है, इसलिए उसका अखंड उपयोग किया जाने लगा। नृत्य और गायन से दिन और रात ओतप्रोत हो गए। ग्वालियर की ऐसी कोई भी नर्तकी और गायिका न थी जिसको अपने कला कौशल दिखाने का काफ़ी अवसर और समय न मिला हो। कवि सम्मेलन और मुशायरे भी हुए, जिनमें कवि की कल्पना ने शब्दों के पुल बांध बांध कर जमीन आसमान एक कर दिए। कोई पेशवा की तुलना रामचंद्र जी के साथ कर रहा था और कोई इंद्र के साथ। दूसरी ओर भांडों की नकलें जारी थीं, जिनमें प्रयास और अट्ठास के फव्वारे छूट रहे थे। रानी किसी उत्सव में शामिल नहीं होती थी। इस वैराग्य वृत्ति के कारण उनको उत्सव में बुलाया भी नहीं जाता था। इन उत्सव का प्रतिरोध करने के लिए रानी ने पेशवा से भेंट करने का प्रयत्न किया, परंतु वहां नाच से छुट्टी मिली और तो भंग और भंग निद्रा और भंग तथा निद्रा से निस्तार पाया तो नाच रंग। तात्या इस नाच रंग में डूब तो गया ही था, उसको यह घमंड भी हो गया था कि कोई भी अंग्रेज जनरल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। निदान एक दिन तीसरे पैर रानी को ऐश्वर्य परमत पेशवा से थोड़ी देर की भेंट प्राप्त होगी। रानी उदास और क्षुब्ध थी। पेशवा सोकर उठा था। रात की खुमारी और भंग की छाया अब भी शेष थी। आंखें लाल थी और शरीर अंगड़ाइयाँ चाहता था। रानी ने बहुत समझाया, परंतु राव साहब की समझ में कुछ न आया। भाग 14 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका कृष्ण पाल।